हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेबर वेलफेयर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन इन इंडिया। भारत में ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन का प्रोसेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन क्या होती है, रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन का प्रोसेस क्या है। साथ ही हम न्यू वेज कोड के तहत रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा हम बात करेंगे रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के राइट्स क्या क्या होते हैं और रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के महत्व क्या क्या है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन क्या होती है। सो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन का मतलब होता है जब किसी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर ऑफिशियली किसी यूनियन को वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव मान लेती है तो उसे हम रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन कहते हैं। तो जनरली इंडस्ट्री के अंदर एक ही ट्रेड यूनियन होती है तो एम्प्लॉयर उसी को रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन घोषित करता है। लेकिन जब इंडस्ट्री के अंदर एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन होती है तब रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एम्प्लॉयर किस यूनियन को रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के रूप में घोषित करे। तो अगर हम ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन की बात करें तो पहले जब न्यू वेज कोड नहीं आए थे उससे पहले भारत में कोई भी सेंट्रल लेवल का कोई लेजिस्लेशन नहीं था जिसके अंदर ट्रेड यूनियन की रिकॉग्निशन का प्रोसेस दे रखा हो। कुछ स्टेट के अंदर स्पेसिफिक कुछ स्टेट ने अपने कानून बनाए थे जिसके अंदर उन्होंने ट्रेड यूनियन की रिकॉग्निशन का प्रोसेस बताया था। लेकिन अभी जो नए लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं, इन लेबर रिफॉर्म्स के बाद में ये जो प्रोसेस है उसे और ज़्यादा फॉर्मल और लीगली स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि न्यू वेज कोड के तहत इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में सेक्शन 14 के अंदर रिकॉग्निशन ऑफ निगोशिएटिंग यूनियंस के बारे में बताया गया है और इसके अंदर पहली बार निगोशिएटिंग यूनियन और निगोशिएटिंग काउंसिल के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। तो इसमें रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के बारे में मेंशन किया गया है सेक्शन 14 में, जिसमें सबसे पहला बताया गया है कि सोल निगोशिएटिंग यूनियन क्या होती है। सोल निगोशिएटिंग यूनियन का मतलब होता है कि जब किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में केवल एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है तो एम्प्लॉयर उसी यूनियन को रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन घोषित कर देगा। यानी उसी यूनियन को एम्प्लॉयर जो है वो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन मानते हुए ऑफिशियली उसी से निगोशिएट करेगा। सेकंड जो है वो बताया गया है मोर देन वन ट्रेड यूनियन। सेक्शन 14 में बताया गया है कि अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर एक या उससे ज़्यादा ट्रेड यूनियन होती है तो एम्प्लॉयर कौन सी ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन घोषित करेगा उसका प्रोसेस बताया है। तो इसमें बताया है कि अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है तो ऐसे केस में 51% या उससे ज़्यादा वर्कर्स का सपोर्ट किसी यूनियन को मिलता है तो उसी को सोल निगोशिएटिंग यूनियन माना जाएगा। यानी एम्प्लॉयर उसी यूनियन से बातचीत करेगा। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में 1000 वर्कर्स काम करते हैं और उस फैक्ट्री के अंदर 3 यूनियंस हैं, यूनियन ए, यूनियन बी और यूनियन सी। तो अगर यूनियन ए के अंदर 550 मेंबर्स हैं और बी के अंदर 300 मेंबर्स हैं और यूनियन सी के अंदर 150 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर जो यूनियन ए है उसके पास में 51% से ज़्यादा सपोर्ट जो है वो वर्कर का मिल रहा है। तो इस केस के अंदर रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन जो है वो एम्प्लॉयर यूनियन ए को घोषित करेगा क्योंकि उसके अंदर जो वर्कर्स के जो मेंबर हैं वो 51% से ज़्यादा वर्कर्स हैं। इसके अलावा सेक्शन 14 के अंदर एक और प्रोविज़न दिया गया है जिसमें निगोशिएटिंग काउंसिल के लिए बताया गया है। और निगोशिएटिंग जो काउंसिल है उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी यूनियन जिसमें 51% अगर सपोर्ट नहीं ला पाती है, यानी किसी इंडस्ट्री के अंदर 3 यूनियन है और 3 यूनियन में से कोई भी यूनियन 51% का सपोर्ट किसी भी यूनियन के अंदर नहीं है, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर को एक निगोशिएटिंग काउंसिल बनानी होगी। निगोशिएटिंग काउंसिल में डिफरेंट जो यूनियंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं इसको काउंसिल को। जैसे किसी इंडस्ट्री के अंदर 3 यूनियन है, यूनियन ए, यूनियन बी, यूनियन सी, और इनमें से कोई भी यूनियन जो है वो 51% का सपोर्ट वर्कर्स का नहीं लेकर आ पाती है, तो ऐसे केस में जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, एक निगोशिएटिंग काउंसिल बनाएगा और काउंसिल के अंदर तीनों जो यूनियंस हैं उन यूनियंस के मेंबर्स को
उस काउंसिल के अंदर जोड़ा जाएगा। और जब भी कोई बार्गेनिंग करनी होगी तो उसको उस समय जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन के रूप में उन तीनों यूनियन को घोषित करके एक काउंसिल बना देगा और उस काउंसिल के मेंबर्स के साथ में वो निगोशिएशन करेगा, इसीलिए उसको हम निगोशिएटिंग काउंसिल कहेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाए। सबसे पहली स्टेप होगी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। यानी अगर हम किसी ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहली कंडीशन यही होगी कि उस इंडस्ट्री के अंदर जिस भी यूनियन को रिकॉग्नाइज करना है वो यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड हो। कानूनी रूप से जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होगी उसी को हम रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन जो है वो एम्प्लॉयर घोषित करेगा। और नए कोड के अकॉर्डिंगली जब भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके लिए कम से कम 10% वर्कर या फिर 100 वर्कर्स, दोनों में से जो भी कम है उतने मेंबर्स तो होने ही चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय। ये कंडीशन जो है वो ट्रेड यूनियन को फॉलो करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद में सेकंड होगा वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। यानी एम्प्लॉयर या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड जो अथॉरिटी होगी वो वर्कर्स की मेंबरशिप को वेरीफाई करेगी सेकंड स्टेप में। इसके बाद थर्ड स्टेप होगी रिकॉग्निशन की। यानी आफ्टर वेरिफिकेशन जो है वो यूनियन को ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस जो है वो रिकॉग्निशन की होगी और रिकॉग्निशन के लिए ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होगा। अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन। यानी जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन होगी उसको क्या राइट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो सबसे पहला राइट होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग विथ मैनेजमेंट। जब ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है तो ट्रेड यूनियन को एक्स्ट्रा राइट मिल जाता है कि वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट से बातचीत कर सकती है, निगोशिएशन कर सकती हैं डिफरेंट इश्यूज़ लाइक सैलरी, बोनस, लीव्स, इन सभी इश्यूज़ पर वो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन जो है वो एम्प्लॉयर से निगोशिएशन कर सकती है, ये उसको राइट मिल जाता है। सेकंड होगा रिप्रेजेंट वर्कर्स। यानी रिकॉग्निशन के बाद में वो रिकॉग्नाइज यूनियन जो है वो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट तक पहुंचाने का राइट उसको मिल जाएगा और वो यूनियन जो है वो वर्कर का रिप्रेजेंटेशन करेगी। थर्ड है पार्टिसिपेशन इन सेटलमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। जो भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं, कमिटीज़ होती हैं या फिर कुछ जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कुछ सेटलमेंट अगर कुछ होता है तो उन सभी इश्यूज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने का जो मेन राइट है वो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन को मिल जाता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन अंडर लॉ, रजिस्टर्ड यूनियन को लीगल प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी है और रिकॉग्नाइज भी है तो उसको लीगल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी।